अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एवन टेलीविज़न का प्रोग्राम सच बोलो। मैं हूं आपका मेज़बान शहरयार अहमद। आज मेरे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं, इनका तकरीबन 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसा इनका तजुर्बा है खेलों की दुनिया के हवाले से। जनाब अहमद हम्माद सिद्दीकी साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे स्क्वॉश के हवाले से, हॉकी के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से कि किस तरह ये मुनहदिम हुई हैं ये खेलें, किस तरह इनका पाकिस्तान में जो तारीख़ रकम करते थे यहाँ के खिलाड़ी, हमारे जो हैं सुपरस्टार्स हॉकी के, स्क्वॉश के, किस तरह उनका डाउनफॉल हुआ, क्या वजूहात ऐसी हुई क्योंकि बहुत अरसे से इन पे नज़र रखे हैं खेलों पे। और साथ आपको ये बताता चलूँ, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जाके तज़किये करते हैं, रेडियो पाकिस्तान पे जाते हैं और पीएसएल और दूसरे वर्ल्ड कप के हवाले से जितने प्रोग्राम होते हैं टेलीविज़न पे और जहाँ मैचेस होते हैं, वहाँ पे जाके ये कमेंट्री भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपकी तशरीफ़ आने का शुक्रिया हम्माद सिद्दीकी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हम गुफ्तगू करते हैं कि सबसे पहले खेल से बाकी दूसरी भी कुछ आपके कैरियर के हवाले से बातें कर लेंगे, सियासी भी कर लेंगे, दूसरी भी कर लेंगे, अवाम की दिलचस्पी सियासत से भी कुछ होती है और आजकल जो सूरत हाल है आज की, गुज़िश्ता रात से जो जंग छिड़ी हुई है पाकिस्तान की, कुछ टाइम उसको भी देंगे। लेकिन जो आपकी शख्सियत का एक मुनफरिद पहलू है कि आप लगभग 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसा हो गया है, आपने खेलों पे बड़ी फोकस किया हुआ है और दुनिया जहान की आपने वहाँ जाके सैर भी की है और आप उन अवामिल को भी जानते हैं जिनकी वजह से हमारे खेल बर्बाद हुए हैं। सियासी वजूहात तो अपनी जगह होती हैं। अब सब लोग आके कह देते हैं, पहला सवाल है मेरा आपसे और हमारा प्रोग्राम है सच बोलो, आपने सच बोलना है। हाँ, सियासी सब बोल देते जी वो मैनेजर ठीक नहीं था, तो मैनेजमेंट ठीक नहीं हुई, चेयरमैन हॉकी का चेंज हो जाता तो ये नताइज निकल लेते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो खिलाड़ी आज से 20-25 साल पहले परफॉर्मेंस दिया करते थे, चेयरमैन के चेंज होने से उसकी परफॉर्मेंस पे क्या बुरे असरात मुरतब होते हैं और किस वजह से होते हैं। क्रिकेट सबसे मकबूल खेल है इस टाइम, लेकिन हम बेताज बादशाह रहे हैं स्क्वॉश का कई साल तक, हॉकी के बेताज बादशाह रहे हैं दुनिया में, क्रिकेट में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये खेलों में एक परफॉर्मेंस के हवाले से और मैनेजमेंट के हवाले से क्या कन्फ्यूजन है लोगों में? देखिए, आपके प्रोग्राम का नाम है सच बोलना, तो सच बोलेंगे तो सबसे पहले बात है कि इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट की, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किसी भी सेटअप में नहीं होनी चाहिए। राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जो प्रोफेशनल्स हैं उनको हायर करें तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो तभी नजर आते हैं। आपने पाकिस्तान के ताबनाक माजी, हम स्पोर्ट्स की बात करें, स्क्वॉश की बात करें, तो पाकिस्तान के लेजेंड्स स्क्वॉश में जहाँ जहांगीर खान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आते हैं, मोर देन 555 मैचेस कंसेक्यूटिव किसी भी स्पोर्ट्स में नहीं है जी हाँ। और ये जहांगीर खान का ही खासा है कि उन्होंने ब्रिटिश ओपन, वर्ल्ड ओपन और फिर दुनिया के किसी भी कोने में 80s में, अगर आप जो हमारे सामीन रहे होंगे तो उन्हें एक खबर आती थी कि जहांगीर खान डिफीटेड फलाने को, ये किसी को तवक्को भी नहीं थी कि जहांगीर खान मैच हार देंगे। मुझे याद है कि 1986 में मैं कॉलेज में था और रॉस नॉर्मन न्यूजीलैंड के 1986 में जहांगीर खान को शिकस्त देते हैं 555 कंसेक्यूटिव मैचेस के बाद। तो एक खबर ये थी कि जहांगीर खान हारे हैं, एक ऐसा स्पोर्ट्समैन जो कहीं से भी मैच जीत सकता था और जीतते नजर आया। हमने गमाल अवाद जो है उनके मिस्र के, उनके अगेंस्ट 2.5 घंटे का मैच। आप देखें फिजिकल फिटनेस बहुत मैटर करती है कि अपने आप को किस तरह, जहांगीर खान के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बहुत बड़ी बीबीसी ने बनाई, तो उनकी अपनी एक प्रोफेशनलिज्म और एक अपने आप को कितना सीरियस लेते हैं गेम के लिए और अपने रिजल्ट्स के लिए, तो वो नजर आ गया कि ट्रू प्रोफेशनल जहांगीर खान। हॉकी की बात करें, जब मैंने कहा कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, नूर खान हॉकी को रन करते हैं और फिर नूर खान की वजह से पाकिस्तान हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कोई भी टाइटल हो पाकिस्तान जाके जीत कर आता था और कहा जाता था कि पाकिस्तान एक बासानी टीम जीतती है। और इसमें गोजरा की बड़ी कंट्रीब्यूशन है हॉकी में। अगर पाकिस्तान की नर्सरी की बात की जाए तो गोजरा से ऐसे प्लेयर्स प्रोड्यूस हुए कि पाकिस्तान बासानी इंटरनेशनल टीम्स के साथ कम्पीट किया। मैंने शहनाज से ग्रेट मैजिक मैन, मैं आपको ये भी बताऊं कि उनको मैजिक मैन का खिताब इंडियन लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार ने दिया। पाकिस्तान टीम इंडिया का टूर कर रही थी, दिलीप कुमार ने उनको अपने घर दावत पे बुलाया और वहां पे जब उनसे हैंडशेक हुआ तो उनको कहा हेलो मैजिक मैन, और ये खिताब मिला शहनाज शेख को। हमारे साहब ये भी देखिए फ्लाइंग हॉर्स भी कहा जी हाँ, समीउल्लाह फ्लाइंग हॉर्स, हसन सरदार के लिए भी खिताब,
और इस तरह जो लोग इतना पीक पर पहुंचे, और जो आपने दिलीप कुमार की बात की, तो सलाउद्दीन साहब भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं। उन्होंने भी कुछ पिछले दिनों एक वाक़या शेयर किया था कि दिलीप कुमार ने उनसे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, उनको किसी को भेजा था कि उनको जो है मेरी तरफ लेकर आइए। सही कह रहे हैं। देखिए, हम हॉकी बड़ा ताबनाक माजी है पाकिस्तान का, और आपने, मैं शहनाज शेख की बात को कंप्लीट करा था, गोजरा के हवाले से उनकी एक और बात है कि मंजूर जूनियर पाकिस्तान के ज़बरदस्त ड्रिबलर थे, सेंटर हाफ थे, और जब आखिर के मिनट रह जाते थे ना क्रूशल कि यार अब मैच खत्म होने वाला है, पाकिस्तान की लीड है, तो पाकिस्तान को गेंद, पोजीशन ऑफ बॉल जो है वो अपने हाथ में रखना है, तो किसको बॉल दे दे? तो मंजूर जूनियर का ड्रिबल सबसे बेहतरीन था। और शहनाज शेख, जिनके बारे में दिलीप कुमार ने कहा मैजिक है, इनकी इवन हॉकी स्टिक को चेक किया गया कि कहीं उसके साथ ग्लू तो नहीं लगा हुआ कि बॉल इतना ज्यादा अपने हॉकी के साथ कंट्रोल करते हैं। तो उन्होंने एक ट्रिक मुझे बताई कि जिस ग्राउंड में, गोजरा में, जहाँ पे ये हॉकी खेला करते थे, उस ग्राउंड में चूहों ने बहुत ज्यादा बिल बनाए थे। चूहों के सुराख की वजह से एक बॉल, जाहिर है उसके साथ वो खेल रहे थे, तो वो ड्रिबल उनके राइट लेफ्ट उस होल में से बचने के लिए, कि अगर उस होल में बॉल चली गई तो उनका उस दिन का गेम खत्म हो जाएगा। तो कम से कम वो परफेक्शन उनके पास आई ड्रिबल करने की, उस होल से बॉल बचाने की। वैसे आजकल मॉडर्न डे में आप देखते हैं कौन रख के आपको बीच में से जिग-जैग खिलाया जा रहा है, तो ये उस वक्त नेचुरली मैं कहूँगा कि गिफ्टेड पाकिस्तानी प्लेयर। फिर आपने समीउल्लाह की बात की, उनकी वो स्पीड, लेफ्ट आउट से फ्लाइंग हॉर्स का खिताब मिला गया। हसन सरदार की बात की, बेस्ट एवर सेंटर फॉरवर्ड मैं कहूँगा कि हॉकी की दुनिया में अगर कहा जाए। फिर मैराडोना ऑफ हॉकी शहबाज सीनियर, क्या जबरदस्त हिरन की चाल उनकी, और जिस तरह वो बॉडी डॉज देते थे, एक फ्लो में एक तरफ जा रहे हैं और एक झटके से आप दूसरी साइड पे मुड़ जाए, तो जो आपके साथ डिफेंडर होता था वो उस फ्लो के साथ उधर चला जाता और फिर ये दूसरी साइड पे मुड़ गए। तो हॉकी बड़ी जबरदस्त। सोहेल अब्बास की बात करें तो कितनी जबरदस्त हैट्रिक, 7 हैट्रिक्स उनकी, और स्कोर नंबर ऑफ गोल्स की बात की जाए तो 365 गोल्स। तो पाकिस्तान के पास ऐसे ऐसे ये मौजूद है, ये लेजेंड है। ये लेजेंड है, आपने जिक्र किया, लेकिन अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि जिन लोगों का आपने जिक्र किया, उनको ना अवाम ने उसके बाद आप समझें कि उतनी रिस्पेक्ट दी उनकी रिटायरमेंट के बाद, जबकि उनको सरों पे बिठाया जाता था। और उसके बाद फिर आप ये देखें कि ना हुकूमत ने उनकी तरफ कोई नज़र इनायत की। हम बहुत सारे ऐसे देखते हैं अपने साथ, जिनका आपने नाम लिया, सुहेल का, शहबाज जूनियर का, ये हो गए, शहनाज शेख साहब हो गए, ये सब लोग हम जानते हैं पर्सनली कि किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों को अच्छे ओहदों पे लाना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनसे नई टीमें बनवानी चाहिए, ताकि वो असासा हैं, जो कुछ उन्होंने ज़िंदगी में सीखा है, अर्न किया है, वो आइंदा नौजवान नस्ल को जो है वो ट्रांसफ़र करें? बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके एक्सपीरियंस का, उनकी अचीवमेंट्स का फ़ायदा वो ट्रांसफ़र होना चाहिए नेक्स्ट जो पाकिस्तान की जनरेशन आ रही है, ताकि जो ग्रेट्स जो गुजरे उनकी सक्सेस स्टोरी के पीछे क्या वजह क्या थी, तो वो ट्रांसफ़र होनी चाहिए थी, उनसे काम लिया जाना चाहिए था। जहांगीर खान जब से रिटायर हुए हैं, पाकिस्तान स्क्वाश ने उनसे फ़ायदा नहीं लिया। ये हॉकी के लेजेंड जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, शहनाज शेख को इस एज में जब वो 75 प्लस हो गए, लगा उनको आप कोच बनाएंगे, तो फिर वो थॉट प्रोसेस नहीं नजर आता आपको इस वक्त मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट की। अच्छा, एक बात पे और तबसरा कर दीजिएगा कि इनसे इनकी वो रिस्पेक्ट जो हम चाहते हैं कि इन सुपरस्टार्स की होनी चाहिए, ताकि नए आने वाले खिलाड़ियों को भी पता चले कि हमारे जो पहले सीनियर्स गुजर गए हैं उनका ये मुकाम है, तो वो दिलचस्पी के साथ खेलें और एक अच्छी उम्मीद के साथ पाकिस्तानियों के साथ रख के गेम खेलें। आपने जैसे ये एक बात की, मैं इससे ज़्यादा और एक आपको बात बताऊँ, आप जानते ही हैं, एक दिन सुबह सवेरे ज़हीर अब्बास को लेटर मिल जाता है कि आप PIA से फारिग हैं। उसी दिन 2 दिन बाद जहांगीर खान को मिल जाता है लेटर, कि कोई वजह बताए बगैर, पूछे बगैर। ये तो असासा है, इनको तो आप वैसे अगर एयरलाइन के साथ रखें तो आपकी एयरलाइन का मुकाम बुलंद होता है। ये भी तो एक हमारे यहाँ जुल्म हुआ है ना। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनको इज्जत देनी चाहिए, और ये डिसरिस्पेक्ट है कि आप इनको अगर ओहदे से हटा रहे हैं। लाइफ टाइम के लिए आपको इनको ऐसी अवार्ड देने चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रॉ टैलेंट की पाकिस्तान की बात है, मैं क्रिकेट में आऊंगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। रॉ टैलेंट की जब हम बात करें, अभी आपने ओलंपिक्स देखा होगा, और उस ओलंपिक्स में अरशद नदीम पाकिस्तान की जेवलिन थ्रो सारी दुनिया को हैरान कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीते हैं और ओलंपिक्स में भी एक नया रिकॉर्ड कायम करते हैं। तो एक ऐसा मियां चुन्नू का एथलीट, जिसको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई फैसिलिटीज नहीं, अपने बलबूते पे वो अपने घर में उसने जिम बनाया हुआ और वो देसी स्टाइल में अपने आप को प्रिपेयर करता है, अपने मसल्स को। ऐसे प्लेयर्स को अगर मॉडर्न टेक्निक पे, मॉडर्न स्किल्स उसके एनहांस किए जाए, तो वो तो दुनिया में हर टाइटल पाकिस्तान के लिए ला सकता है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स की जब बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर, जिस अब हम क्रिकेट पे आ जाते हैं,
पाकिस्तान 1992 में पहली मरतबा वर्ल्ड कप जीता अंडर द लीडरशिप ऑफ इमरान खान। तो एक लीडर हमें नजर आया इमरान खान कि जिसकी सारी रिस्पेक्ट, जब हम रिस्पेक्ट की बात करें पूरी टीम उसकी रिस्पेक्ट करती थी। और उनको इमरान खान के साथ एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि उनके पास एक जीनियस मौजूद थे जिनका नाम है जावेद मियांदाद। क्रिकेट में अगर किसी के ब्रेन की बात की जाए, स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर की बात की जाए, तो जावेद मियांदाद से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। इवन सर विविन रिचर्ड से एक मतलब पूछा गया कि आपकी जगह अगर किसी को बैटिंग की दावत दी जाए तो वो कौन सा ऐसा प्लेयर दुनिया का होगा जो आपकी जगह बैटिंग करे, तो उन्होंने कहा नन अदर देन जावेद मियांदाद। तो कितना बड़ा जावेद मियांदाद को एजाज दिया ग्रेट सर विविन रिचर्ड ने। और 1992 का वर्ल्ड कप जो हम जीते, बहुत ग्रेट खिलाड़ी, एब्सोल्युटली 1992 का वर्ल्ड कप जो हम जीते हैं उसमें भी जावेद मियांदाद की परफॉर्मेंस को आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। की मोमेंट्स पे इमरान खान खुद वन डाउन बैटिंग करने आते हैं, ऑल्दो के वो ओपन नहीं करते, वो टॉप ऑर्डर बैटिंग नहीं करते, लेकिन सीनियर का रोल क्या है कि जूनियर को नर्चर करना और अपने विंग्स के अंदर लेके चलना, ग्रूम करना और उसको वहां मौका देना जहां वो एक्सप्रेस कर सके। इंजमाम और वसीम अकरम जब 92 के वर्ल्ड कप में नीचे के नंबर पे बैठे, जब उनको फ्री लाइसेंस दिया गया कि गो फॉर द किल, तो हमें नजर आया कि जनाब कितनी आसानी से इंग्लैंड के बॉलर को उन्होंने तहस नहस कर दिया। और फिर वसीम अकरम को इमरान खान ने कहा कि फॉरगेट अबाउट नो बॉल्स एंड वाइड बॉल्स, आई वांट यू टू बॉल फास्ट। मुझे सिर्फ चाहिए कि तुम तेज से तेज तरीन गेंद करो। और बॉलर का बड़ा सीना चौड़ा हो जाता है जब उसका कैप्टन उसको कहे कि बेफिक्र हो जाओ, बेशक नो बॉल करो, मुझे तुम तेज बॉल करते रहो। और वो जो स्पेल उन्होंने किया फाइनल में वो सबके सामने है, जिस तरह उन्होंने एलन लैम को और क्रिस लुइस को आउट किया है, गेम का नक्शा बदल दिया पाकिस्तान में। जी हाँ, ये तो आपने बताया कि एक खास क्वालिटी है कि किसी खिलाड़ी में, जैसे आपने मियांदाद का बताया, इमरान खान के बारे में बताया, उसके बाद ये क्वालिटी हमें बाकी खिलाड़ियों में क्यों नज़र नहीं आती। अक्सर हमने ऐसा देखा जिस पे शकूक व शुबहात भी हुए और कई दफ़ा ऐसे भी कहा गया और ऐसा हुआ। आपको पता है बहुत सारे खिलाड़ी हमारे बैटिंग में जो हैं वो बैन भी हुए हैं और अदालतों से उनको सज़ाएं भी मिली हैं, कयूम जस्टिस कयूम की तरफ से लाइफ टाइम बैन हुए हैं और BBC की रिपोर्ट पे भी सज़ाएं मिली हैं हमारे खिलाड़ियों को। ये तो आप चीज़ देखते हैं, ये क्या इसमें इतनी वीकनेस आई है हमारी गेम में, इतने पैसे मिलने के बावजूद इन लोगों ने बैटिंग की और ये हाल कर दिया हमारे मुल्क का, हमारी क्रिकेट का। अब अगर वो ऐसा नहीं भी करें तो इसका एक और पहलू भी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जब हमें पता होता है कि 6 की एवरेज से अगर टुक टुक करके एक एक स्कोर करता रहेगा तो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा 50 ओवर में, अगर 240 रन बनाने हैं तो। इनमें हमारे खिलाड़ियों में ये क्यों सेंस नहीं आ रही 20 साल से कि ये सिंगल भी नहीं ले सकते और अचानक 5-6 विकेटें गंवा देते हैं। अच्छा, जो आपने बैटिंग की प्रोग्राम आपका सच बोलना, हमने उसमें बैटिंग की आपने बात की, जस्टिस कयूम की रिपोर्ट की बात की, जिसमें बहुत सारे ग्रेट, वसीम अकरम की बात कर लें, वकार यूनुस की बात कर लें, लाइफ बैन किया गया और कहा गया कि दोबारा ये कैप्टनसी नहीं करेंगे। तो जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए थी, लेकिन डबल स्टैंडर्ड नहीं। अगर आपने किसी के सजा दिया है तो वो सबके लिए है, अक्रॉस द बोर्ड सबको ऐसे ही होना चाहिए। तो आप अगर डबल स्टैंडर्ड करें, वसीम अकरम को आपने रिलैक्सेशन दे दी और आज वो कर रहे हैं, सलीम मलिक को आपने लाइफ बैन कर दिया, सलमान भट्ट को लाइफ बैन कर दिया, तो डबल स्टैंडर्ड, इससे फायदा नहीं हुआ, इससे नुकसान हुआ। आमिर आसिफ को भी सजाएं दी, फिर वो बाद में काफी टाइम के बाद आ गए। अच्छा, वहाँ सब ये बताइए कि जो PSL हो रहा है इसका 10वां एडिशन है पाकिस्तान में, आज पिंडी में मैच होगा 26वां। आप मुझे ये बताइएगा कि इससे पहले IPL शुरू किया, उसकी बड़ी पॉपुलैरिटी हुई और इंडिया ने माली तौर पर, माशी तौर पर इससे बड़ा फ़ायदा उठाया। बैनुल-अक़वामी तौर पर खिलाड़ी आए और इतने इश्तिहार मिले, उसकी देखा देखी पाकिस्तान ने भी फिर PSL शुरू कर दिया। बांग्लादेश में भी हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी पहले से चल रहा था ये सिस्टम। एक तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान को माली फ़वाइद इससे कितने हो रहे हैं, पहली बात ये है इसको, और दूसरा ये कि कितने ऐसे खिलाड़ी हमने इससे हासिल किए हैं कि जो हमारे लिए वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में नेशनल लेवल की जो है नुमाइंदगी कर सकते हैं। देखिए, T20 क्रिकेट की बात की जाए तो ये मार्केटिंग पर्पस है, इस गेम को ग्लोबलाइज करना है, सारी दुनिया में लेके जाना है। नेक्स्ट जो ओलंपिक्स हो रही है अमेरिका में, लॉस एंजलिस में, उसमें भी T20 को इंक्लूड किया गया। तो बेसिकली इसको ग्लोबलाइज करना है, एसोसिएट मेंबर्स तक लेके जाना है। असल क्रिकेट जो है वो तो है टेस्ट क्रिकेट, जिसको हम लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट कहते हैं। जहां तक आपने बात की कि पाकिस्तान को इसको फायदा, तो मेरे हिसाब से अगर क्रिकेट में देखा जाए तो क्रिकेट को इससे नुकसान हो रहा है। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं आपको नजर आती, आपको बैट्समैन की बैट्समैनशिप नहीं नजर आती, क्योंकि बैट्समैन मैरिट पे नहीं खेलता। जस्ट लाइक बेसबॉल खेल रहा होता है कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ लाइन में आए बगैर, टेक्निकली साउंड होए बगैर वो बल्ला घुमा देगा और बैट पे अगर लग गई तो बाउंड्री कराओ, और बाउंड्री को भी स्क्वीज कर दिया जाता है, छोटी कर दी जाती है बाउंड्री, ताकि ज्यादा से ज्यादा चौके और छक्के लगे और क्राउड जो है उसको एंजॉय करे। और बॉलर
जिसको एक ओवर में 3 बाउंसर या 4 उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया सिर्फ 2 बाउंसर के। तो बॉलर को आपने डिफेंसिव कर दिया और पिचेज इतनी ट्रू बैटिंग फ्रेंडली बना दी कि बैट्समैन के फेवर की पिचेज हैं, बॉलर के लिए मार्जिन बिल्कुल नहीं छोड़ा। तो आपको मुकाबला नहीं नजर आ रहा बिटवीन बैट एंड बॉल। सब कुछ बैट्समैन के लिए, तमाम रूल्स हैं। तो बॉलर को कहते हैं कुर्बानी का बकरा नजर आता है कि वो बेशक 150 kph से बॉल कर रहा है, लेकिन एक छोटे से छोटे स्टैचर का बैट्समैन भी उसको बासानी छक्के और चौके लगा रहा है। तो ये क्रिकेट में कहीं भी नहीं नजर आता। हम ग्रेट वेस्ट इंडीज की बात करें, माइटी वेस्ट इंडीज की बात करें, तो बैटरी ऑफ फास्ट बॉलर थी, उसके अगेंस्ट आजकल के बैट्समैन जिस तरह बैट घुमा रहे हैं, मैं तब मानता कि उसके अगेंस्ट बैट्समैन बैट घुमाते, वो बॉडी लाइन बॉल करते थे। और हमें याद है कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जी हाँ स्टीव वॉ, उन्होंने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 100 स्कोर किया, और जब ड्रेसिंग रूम में जाके अपनी शर्ट उतारते हैं तो बॉडी के हर हिस्से में ब्रूजेस थे, बॉल लग के। वो बॉडी लाइन बॉल होती है कि बॉलर जिसमें एंडी रॉबर्ट्स है, माइकल होल्डिंग है, कॉलिन क्राफ्ट है, मैल्कम मार्शल है, जोएल गार्नर है, आप किससे बचेंगे? किसी एक से भी नहीं बच सकते। बिल्कुल वो टाइम था। तो वो क्रिकेट थी। ये T20 क्रिकेट अब आपको नजर आ रहा है कि अगर हारिस राउफ 150 kph भी कर रहा है तो एक छोटे से स्टैचर का बैट्समैन उसको छक्का मार, तो कैसे पॉसिबल है कि इतनी पेस पे बॉल करने वाला उसको कोई छक्का लगा दे? मैं नहीं मान सकता इस बात को। और दूसरा क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, मुझे जो डिफेंसिव मोड ऑफ बॉलर्स नजर आए कि बॉलर्स बैक नहीं कर रहे, जो बेस्ट पॉसिबल है। डेथ ओवर्स की बात कर ली जाए या पावर प्ले की बात कर ली जाए, आपकी बचत वहां पे है जहां आप यॉर्कर लेंथ पे बॉल करें, लेकिन आप स्लोअर वन हाफ वे बॉल करेंगे या लेंथ बॉल करेंगे। जैसे हमने देख लिया इरफान खान न्याजी ने 3 ओवर में 48 रन चाहिए थे कराची किंग को अगेंस्ट लाहौर कलंदर, और लाहौर कलंदर के दोनों प्रीमियर फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस राउफ दोनों इतने रन कंसीड करते हैं, 1 ओवर में 21 और 1 ओवर में 22, जीता हुआ मैच हार जाते हैं। कहीं ऐसे माजी में नहीं हो सकता था। तो अब क्रिकेट जो है उसका डिक्लाइन आया बिकॉज ऑफ T20 क्रिकेट, लेकिन T20 क्रिकेट से अर्निंग है, आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और रेवेन्यू जनरेट आप प्राइस क्या पे कर रहे हैं कि क्रिकेट की क्वालिटी वो नहीं रही है। अच्छा, आपने वो बात की वेस्ट इंडीज की खिलाड़ियों की, तो पहले 2 वर्ल्ड कप तो वेस्ट इंडीज जीता, तीसरा 1982 का इंडिया जीत गया था। मुझे याद है मैं उस वक्त बहुत शौक से क्रिकेट देखा करता था। गालिबन गार्नर था, कोलिन क्राफ्ट था, माइकल होल्डिंग था, एंडी रॉबर्ट्स था, बाद में मार्शल भी आया। तो 5-5 जब ये इनको काली आंधी कहते थे। आपको क्या लगता है कि ये काली आंधी क्यों दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता जवाल का शिकार होती रही? आउट क्लास इनके पास खिलाड़ी थे, आप उनके बाद में भी देखते रहे क्या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है और कैसे कैसे अच्छे खिलाड़ी उन्होंने दिए हैं। तो एक लंबी लाइन लग जाएगी अगर हम उनका जिक्र करने लगेंगे। हम उनकी जवाल की वजूहत आपकी जुबानी जानना चाहते हैं कि बाकी टीमों ने मेरा ख्याल इम्प्रूव कर लिया बहुत ज़्यादा, या उन्होंने दिलचस्पी कम कर ली? देखिए, फाइनेंस इन्वॉल्व है सब में। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को अगर देखा जाए तो एथलीट्स जो वेस्ट इंडीज के वो आपको उनकी हाइट पता है, जबरदस्त हाइट होती है। तो बास्केटबॉल ने उनको ज्यादा अट्रैक्ट किया और वहां से उनको ज्यादा रेवेन्यू, ज्यादा पे मास्टर्स वहां पे मिलने लगे। तो उनका ज़ाहिर इंटरेस्ट, जहाँ से ज्यादा पैसे मिलेंगे उन्होंने कहा छोड़ें क्रिकेट, हमने तो पैसे कमाने, तो वो बास्केटबॉल में चले गए। यही वजह है कि वेस्ट इंडीज का क्रिकेट का डिक्लाइन आपको नजर आता है। लेकिन क्रिकेट तो उनकी वैसे चल रही है, अब तो वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। खिलाड़ी तो उनके पास वर्ल्ड क्लास के आते हैं। नहीं, कहाँ वर्ल्ड क्लास के? आप बताएं ना, जिन बॉलर्स के हम नाम ले रहे हैं, लास्ट ब्रीड ऑफ अभी नहीं है बेस्ट बॉलर के पास कॉर्टनी वॉल्श और कर्टली एम्ब्रोज। हाँ। उसके बाद ऐसे कोई बॉलर उनके पास नजर नहीं आए जिनसे बैट्समैन डरता हो। ना ही ऐसे बैट्समैन नजर आए जिस तरह ब्रायन लारा हो जाए, क्रिस गेल हो जाए, कि बॉलर उनको बॉल करता हुआ डरता है कि यार ये तो वो बैट्समैन है जिसने 400 रन टेस्ट क्रिकेट में किए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ब्रायन लारा ने 500 रन किए हैं। मतलब ऐसे बैट्समैन के अगेंस्ट बॉल करते हुए आपको परेशानी होती है। अब तो आपको नजर आता है वेस्ट इंडीज के बैट्समैन के पास वो पेशेंस, वो टेम्परामेंट ही नहीं है कि वो T20 की तर्ज पे शॉट्स खेलने ज्यादा माशी मसाइल की वजह से भी ज्यादा हुआ है। सारी दुनिया के क्रिकेट के माशी मसाइल हैं, क्योंकि आप देख लें कि दुनिया में अब एक अच्छा फैसला, लेकिन जब आप खेलते हैं, मैच जीतते हैं, तो फिर तो आपके माली मसाइल खत्म हो जाते हैं ना। लेकिन वो ग्रीड है ना, वो नहीं खत्म होती। वो आप चाहते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में, बेशक वो लीग किसी स्टैंडर्ड की ना हो, आप जाते हैं और खेलते हैं। 4 दिन में अगर आपको 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो आप क्यों नहीं जाएंगे? और बेशक आपकी बॉडी इससे फटीग हो जाती है। तो ये क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट को एक अच्छा फैसला पाकिस्तान क्रिकेट ने ये किया कि अपने प्लेयर्स को रिस्ट्रिक्ट किया है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा सिर्फ एक लीग और खेल सकते हैं दुनिया में। ये नहीं कि आप किसी भी कोने में आके सारा साल लीग खेल रहे हैं और फिर फटीग फैक्टर की वजह से जब पाकिस्तान क्रिकेट को नेशनल ड्यूटीज की जरूरत है तब आपके वो इंटरेस्ट नहीं है, वो आपकी एनर्जी नहीं है, वो आपकी फॉर्म नहीं है। तो ये एक अच्छा फैसला मैं कहूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। हमाद, आपने एक जिक्र किया शुरू में, आपने नाम लिया जहांगीर खान का। हमारे इतने बड़े लेजेंड हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे। मैं चाहता हूं कि उन पे के हवाले से थोड़ी सी बात और की जाए। लगभग आपने बताया कि
तकरीबन 550 के मैचेस जीतने के बाद उनको पहली शिकस्त हुई थी। वो मैं यूँ समझता हूँ कि उसके बाद चूँकि उन्होंने कई साल तक बादशाहत की थी, ज़ाहिर है किसी न किसी वक़्त तो वीकनेस आती है बॉडी में और परफ़ॉर्मेंस में थोड़ा-सा कमी होती है। उनको जब रिप्लेस किया जांशेर खान ने, तो उसके हवाले से आप जांशेर खान उनसे पहले कुछ मैच हार चुके थे, तो किसी ने उनसे एक दफ़ा पूछा कि आपको कभी फ़ील हुआ था कि आप जहांगीर खान को हरा देंगे? तो जांशेर खान ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा, हाँ, मुझे तीसरे सेट में उसकी रनिंग से ना, उसके रिदम से फ़ील हो गया था कि जहांगीर खान थक गए हैं। तो फिर मैंने और हौसला पकड़ा तो मैंने उन्हें हरा दिया। तो जांशेर खान के बारे में कुछ बताइए। देखिए, जहांगीर खान से शुरू करते हैं। तोरसम खान इनके भाई कोर्ट में उनकी डेथ हो जाती है, हार्ट अटैक होता है। तो जहांगीर खान के लिए एक वो बड़ा धचका था, भाई की डेथ होती है। लेकिन फिर उसके बाद से वो फैसला करते हैं कि नहीं, मैंने अपने भाई के लिए टाइटल जीत के दिखाना है। और फिर जो ड्रिल्स हैं, जो एक्सरसाइज की उन्होंने, वो सबके सामने है। और जांशेर का आपने और ये भी बताइएगा, सुना था उनकी कोई हार्ट में भी प्रॉब्लम था, तो डॉक्टर जी हाँ, बिल्कुल, डॉक्टर ने कहा था कि आप नहीं खेल सकते। लेकिन जब वो जज्बा हो ना, तो सारी चीज़ों को रद्द कर दिया जहांगीर खान। अब जांशेर और जहांगीर की एज डिफरेंस तकरीबन 10 साल का है। जब आपने कहा कि वो उनको नजर आया तीसरे सेट में, तो जहांगीर अपने मैं कहूँ बिल्कुल एंड ऑफ करियर आ गए थे, वो स्टेमिना नहीं था। लेकिन जहांगीर की पीक में कोई भी खिलाड़ी, इवन 3 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, रॉडी मार्टिन, क्रिस डेटमार और एक और प्लेयर है जेफ हंट। जी हाँ, जेफ हंट को उन्होंने सबसे पहले शिकस्त दी। लेकिन उसके बाद ये रॉडी मार्टिन और क्रिस डेटमार ये सोचते ही रहते थे कि जहांगीर खान को शिकस्त देंगे कि नहीं देंगे, और जहांगीर खान बिल्कुल नहीं पकड़ाई देते थे। वो गेम लाजवाब होती थी। और वो गेम आप कोर्ट में बैठ के जब आप देखते हैं ना, तो आपको ज्यादा एंजॉय करता है कि आपको नजर आता है कि वो पसीना कैसे निकल रहा है भाई, वो कितने एफर्ट्स हैं। हर शॉट के ऊपर आपको बेंड होना, आपकी नीज, आपकी बैक, आपकी रिस्ट, आपके शोल्डर्स, क्या चीज नहीं इन्वॉल्व होती। और फिर परफेक्शन, ऑब्वियसली क्रॉस कोर्ट खेलना, कोर्ट के एक कोने पे और बॉल को वहीं पे डेड कर देना कि दूसरा वहां पे ना पहुंचे। तो ये क्लास थी जहांगीर खान की। जांशेर खान नो डाउट, इन्होंने भी उसके बाद से बिल्कुल पाकिस्तान के लिए उसी तरह टाइटल जीतना शुरू किए जब जहांगीर खान ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। और फिर जांशेर के भी वैसे ही कारनामे हैं, इन्होंने भी ब्रिटिश ओपन, वर्ल्ड ओपन उसी तरह जीते। लेकिन एंड में इनके थोड़ा सा इनका और थोड़ी मैं कहूँगा कि बीमारियों की वजह से लड़ नहीं सके। लेकिन इनके भांजे आए आमिर अतलस, वो आए और उन्होंने आके वर्ल्ड जूनियर 2004 में पाकिस्तान में हुई वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप, और मिस्र के थे रामे अशूर। उनको फाइनल में अनफॉर्चुनेटली रेफरी ने एक आध गलत डिसीजन ले लिया, अदरवाइज रामे अशूर को भी शिकस्त दे चुके थे आमिर अतलस। लेकिन पाकिस्तान के पास पोटेंशियल हुई है। अभी आप देख लें कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप 37 ईयर्स के बाद जीती, और अंडर 15 भी जीत रहे हैं, अंडर 13 भी जीत रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास टैलेंट की कभी भी कमी नहीं है। उस टैलेंट को नर्चर करना, उस टैलेंट को ग्रूम करना, पॉलिश करना, ये फेडरेशन का और कोचेस का काम है। मॉडर्न टेक्निक में गेम मूव हो चुकी है। अगर हम आज भी उसी 70s, 80s और 90s की तर्ज पे ट्रेनिंग करते रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे। यही वजह है कि दुनिया के बाकी खिलाड़ी हमसे आगे निकलते जा रहे हैं। तो ये वक्त है पाकिस्तान स्पोर्ट्स को सोचने के, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, फेडरेशंस को, कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। म्यूजिकल चेयर नहीं होना चाहिए। किसी को अगर आपने अपॉइंट किया है तो उसको पूरा मौका दें कि अगर वो कोई गेम प्लान लेकर आ रहा है उसको एग्जीक्यूट करें, ना कामयाब हो तब आप दूसरे ऑप्शन पे जा सकते हैं। लेकिन आपको उसको आधे रास्ते में अगर आप उसको हटा दें तो फिर क्या होता है, खिलाड़ी डबल माइंडेड हो जाते हैं कि हमने किसकी सोचनी है। कोच का हमें पता ही नहीं है कि इस सीरीज के बाद ये कोच रहेगा कि नहीं रहेगा, कैप्टन रहेगा कि नहीं रहेगा, बोर्ड का चेयरमैन रहेगा कि नहीं रहेगा। तो स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है। जो भी आए पूरा टेन्योर पूरा करें। बहुत शुक्रिया अहमद, आप हमारे साथ थे स्टूडियो में। नाज़रीन, आपने अहमद हमाद सिद्दीकी की गुफ्तगू सुनी। तकरीबन 2 दहाई से ज़्यादा का इनका जो एक्सपीरियंस है, आपने तमाम खेलों के बारे में इनकी राय का जो है इजहार सुना है। मैं आखिर में यही कहूँगा कि बिल्कुल इनकी बात दुरुस्त है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब होनी चाहिए। हमारे मुल्क में कोई शख्स किसी जगह मुनासिब क्वालिफिकेशन के साथ उसको वो जगह नहीं मिलती, और वो कोई किसी और जगह काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से सियासी तौर पर भी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हो जाते हैं जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में असर पड़ता है। और हमारी टीम के अंदर भी सियासत चल रही होती है, कप्तान बनने के लिए भी उनमें भी खिलाड़ियों की ग्रुपिंग होती है। जब तक इन चीज़ों को ठीक तरह से नहीं देखा जाएगा, मैनेज नहीं किया जाएगा, तो पाकिस्तान के खेल सवाल का शिकार ही रहेंगे। मज़ीद प्रोग्राम्स देखते रहिए A1 टेलीविज़न पर। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।